हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। कराया था आपको लास्ट टाइम हमारी जो स्टार फैकल्टी हैं आपके जीएस के सेक्शन का स्पेशली बताऊं तो वो दिलीप सर, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन पहले करा दिया था। आज उनका फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर आप उनके साथ लगातार कंटिन्यू करेंगे। आज से आपका क्लास लगातार पॉलिटी का चलेगा और अपडेटेड क्लास और भी जो भी होंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। सर एक बार आएँ और अपने क्लास को कंटिन्यू करें, है ना। तो आपका पॉलिटी जितने भी आ रहे हैं, आज इंट्रोडक्शन में एक एक चीज बताएंगे कि पॉलिटी में चूंकि एसएससी जेई और इससे रिलेवेंट एग्जामों में क्या क्या क्वेरी आते हैं, है ना। तो सर सारी चीज का डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। एसएससी जीए हो और भी जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि उससे 5 से 6 या 7 भी क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ एक व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर व्यवहारिक ज्ञान होगा तभी हम करंट अफेयर को समझ पाएंगे। करंट अफेयर में इंटरनेशनल इशू हो चाहे इंटरनेशनल इशू हो और या नेशनल इशू हो, दोनों सेक्शन में हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लेते हैं तो दोनों इशू को समझना आसान हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, मूल रूप से 4 सेक्शन हैं इंडियन पॉलिटी के, उसी से क्वेश्चंस रहते हैं। पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन है कि संवैधानिक इतिहास का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में क्या प्रक्रियाएं हुई थी, कैसे बने, ब्रिटिश कालीन प्रक्रिया क्या हुई, उसके बाद भारतीयों ने कैसे काम किया था, या संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उस वहां से रहते हैं। तो पहला सेक्शन जो होता है वो होता है संवैधानिक इतिहास। इस सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई थी और उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। ठीक है। दूसरा सेक्शन जो होता है वो सेक्शन होता है संविधान। संविधान मूल रूप से चूंकि सिलेबस में इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है तो क्वेश्चंस भी इंडियन पॉलिटी से ही रहेंगे, और इंडियन पॉलिटी से यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहेंगे। आर्टिकल्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं या उस संविधान में कौन कौन से पद हैं, उससे क्या जुड़ा हुआ सेक्शन है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है संस्थाएं। ये संस्थाएं संवैधानिक भी हो सकती है और गैर संवैधानिक भी हो सकती है। देखिए, हाल के दिनों में ढेर सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पूछे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संस्था से पूछे हैं। संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, और गैर संवैधानिक संस्था में नीति आयोग हो गया। अगर संवैधानिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएं भी है, जहाँ पंचायत वगैरह है या नगर पालिका से क्वेश्चन पूछते हैं, और भी क्वेश्चन जुड़े रहते हैं संस्थाओं के निर्माण में। संस्था के अध्यक्ष कौन है या उसके सदस्य कौन है, या कुछ करंट अफेयर से भी जुड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ संस्थाएं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग देख तो लेते हैं कि आर्टिकल क्या है या संविधान इतिहास क्या है, लेकिन जो मूल जहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाल के दिनों में चेंजेस हुए हैं सिलेबस के, उसमें संस्थाएं हैं लेकिन संस्थाएं को देख नहीं पाते हैं। तो तीसरा सेक्शन संस्था का है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है जो कि करंट अफेयर, जो रिलेटेड किससे है, पॉलिटी से है। कोई संवैधानिक संशोधन हुए हैं या कोई आर्टिकल में चेंज हुए हैं
ये सब से जुड़े हुए या पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हुए हैं, ये सब जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, जो क्या होता है करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर करंट अफेयर्स जुड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेरे क्लास में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन को देखेंगे और कोशिश किया जाएगा कि एक फैक्ट और व्यवहारिक आधार मिलाकर एक ऐसा तैयारी किया जाए जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन पॉलिटी के पढ़ाने से पहले हम कुछ देखते हैं कि आखिर संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान को देखने से पहले संविधान के कुछ मूलभूत तत्व हैं, उसको जरूरी है जानना, क्योंकि ये अगर जान लेते हैं तो आगे की जो क्लासेस होंगे उसमें उन तत्वों से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा उसको समझना या उस फैक्ट को समझना आसान रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, अर्थात किसी राज्य के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राज्य को समझना। तो आखिर राज्य क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य क्या है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मतलब कि राज्य क्या है कि जैसे कि हम उसको देख नहीं पाते। जनरली हम लोग लीमेन भाषा में बात करते हैं कि बिहार राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, लेकिन संवैधानिक या संविधान राज्य व्यवस्था में राज्य का तात्पर्य किसी देश से होता है। तो राज्य के लिए जो मूलभूत तत्व है, सबसे पहला जो तत्व है वो तत्व है भूभाग। यानी कि राज्य बनने के लिए, राज्य के होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां एक भूभाग होना जरूरी है, क्योंकि हम पहले जान रहे हैं कि राज्य दिखता नहीं है यानी एब्स्ट्रैक्ट है। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको कहाँ होना चाहिए, क्या है, जहां एक फैलाव क्या है, उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भूभाग। और भूभाग में रहने वाले लोग यानी दूसरा तत्व है जनसंख्या। अंटार्कटिका में भूभाग है लेकिन वहां लोग नहीं रहते हैं, तो उसको राज्य कहा नहीं जा सकता है। तो भूभाग और जनसंख्या को नियंत्रित और निर्धारित करने के लिए आज जरूरी है शासन। शासन एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि राज्य के लिए जरूरी है कि अगर उस जनसंख्या पर अगर नियंत्रण न किया जाए या नियमित न किया जाए तो जनसंख्या वो राज्य अराजकता में फैल जाएगी। देखिए, है शासन, और उससे चौथा है और सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। सॉवरेनिटी, कि शासन जो है, शासन पर किसी दूसरे देश का आक्षेपण ना हो। तात्पर्य है कि शासन जो है वहां के नागरिक, वहां के जनता, वहां के जनसंख्या द्वारा नियमित किया जाता हो। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए कि राज्य के कौन कौन से तत्व हैं, तो हम जानते हैं 4 तत्व हैं, भूभाग है, जनसंख्या है, शासन है, संप्रभुता है। लेकिन एक और कहता है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। तो अगर भूभाग है, जनसंख्या है, शासन है, लेकिन अगर दूसरा देश शासन कर रहा है तो हम उपनिवेश में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, राज्य का निर्माण नहीं होता, हम किसी दूसरे देश के भाग रहते हैं। तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछे हुए हैं, जेईई में पूछा हुआ है या एसएससी के और भी कई एग्जाम में पूछे हुए हैं कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व क्या होता है। वो अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि राज्य का शासन स्वयं निर्धारित हो। तो
तो राज्य में हम देखते हैं कि एक भूभाग होता है, जनसंख्या होता है, शासन होता है, संप्रभुता है, और संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य का शासन निर्धारित हो। तो ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है, और इस चारों अनिवार्य तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ठीक है, तो संप्रभुता तो हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर शासन जो है, शासन किस प्रकार चलेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शासन व्यवस्था होती है, एक तो पहले था कि जो शुरुआती तत्व में राजतंत्र था। राजतंत्र यानी कि राज्य में एक राजा होते थे, और उनका निर्णय ही शासन का व्यवस्था का भाग होता है, यानी कि कोई नियम कानून से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो राजा के हाथ में होता था राजतंत्र। और जो वर्तमान में राजतंत्र का ही एक भाग है कि तानाशाह भी है, यानी कि हम देखते हैं कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तंत्र होता है, यानी कि एक व्यक्ति निर्धारित करता है, एक संस्था निर्धारित करता है कि शासन किस प्रकार से किया जाए। लेकिन अगर आधुनिक अगर देखा जाए विश्व में, तो राजतंत्र बहुत कम ही जगह हैं, और बाकी जगह क्या है, वो है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, अर्थात कि जनता ही यहाँ के वहाँ के लोक शासन व्यवस्था के भाग हैं, वही लोकतंत्र कहलाते हैं। तो लोकतंत्र कहलाते हैं, और आधुनिक लोकतंत्र मूल रूप से 2 तत्वों से जुड़ा होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र ज्यादातर उन देशों में है जहां की जनसंख्या कम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था की भाग है। जैसे स्विट्जरलैंड, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां की जनसंख्या कम होने के कारण से प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां आरोपित है। इस कारण से कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए क्या है, जरूरी है जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह नहीं हो पा रहा है तो एक पहल प्रक्रिया द्वारा भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को के तहत कानून बनता है। पहल है कि अगर वहां के प्रतिनिधि अगर कानून नहीं बना पा रहे हैं तो जनता स्वयं कानून बनवा सकती है। और जनमत संग्रह में कि कोई भी कानून को जनता से पूछा जाता है कि ये आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। लेकिन जहां की जनसंख्या ज्यादा है और वहां अगर कोई कानून प्रक्रिया को सहमति और असहमति के लिए अगर रखा जाए तो एक चुनाव प्रक्रिया जैसी हो जाएगी। तो भारत मान लीजिए 130 करोड़ है, जिसमें कि 80 करोड़ लगभग में जो मतदाता हैं, अगर मान लीजिए कोई भी कानून है उसको रखा जाए कि आप सहमति दिल्ली के लिए, तो 80 करोड़ से पूछा जाएगा। ये क्या एक चुनाव प्रक्रिया का एक भाग हो जाएगा। इसलिए इसके लिए क्या किया जाता है कि एक लोगों के प्रतिनिधि से ही शासन व्यवस्था चलती है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में मूल रूप से क्या होता है कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। शासन में भागीदारी रखती है। और शासन में भागीदारी कैसे रखती है? अपने प्रतिनिधि को चुनकर, अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन व्यवस्था में भाग लेती है। उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं।
भारत में हम देखते हैं कि भारत में क्या है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री एक लोकसभा या राज्यसभा यानी संसदीय प्रणाली के प्रमुख भाग में से प्रमुख भाग में रहते हैं। उनको जो जनता प्रतिनिधि चुनती है उसी प्रतिनिधियों में से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अगर नहीं भी चुने गए हैं, प्रतिनिधियों का बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र के दो भाग हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां जनता भागीदारी कर रही है डायरेक्ट रूप से, और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र जहां जनता इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी करती है अपने प्रतिनिधियों को के द्वारा। ठीक है, अगर प्रतिनिधि लोकतंत्र अगर भारत जैसे देश में चल रहे हैं, या बड़े देशों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, और भी देश है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र मात्र एक दो देश में, जैसे स्कॉटलैंड है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड महत्वपूर्ण है, स्कॉटलैंड क्या है उसके बाद आता है। तो लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में जुड़ा हुआ है कि शासन व्यवस्था के चलाने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले ये भी जानना है कि आखिर शासन व्यवस्था के क्या क्या अंग हैं। तो एक नेक्स्ट जो भाग होगा वो होगा शासन व्यवस्था के अंग क्या है। और शासन व्यवस्था के मूल रूप से 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। शासन व्यवस्था कानून के अनुसार चलती है और कानून का निर्माण होता है विधायिका में। यानी विधायिका तात्पर्य है कि जहां कानून का निर्माण किया जाए, जहां कानून का निर्माण होता है उसे विधायिका कहते हैं। और इसी विधायिका हम देखते हैं, फिर से देखते हैं कि लोकतंत्र के भाग में से जहां जनता डायरेक्ट कानून बना रही है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भाग हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधायिका होगी। और जहां प्रतिनिधि बना रहे हैं वो प्रतिनिधि विधायिका का भाग हो जाएगा। तो विधायिका जहां कानून का निर्माण किया जाता है उसे विधायिका कहते हैं। और इस कानून के निर्माण से, इस कानून से जो शासन चलाया जाता है, यानी जो शासन में भागीदारी लेते हैं, उन्हें से कार्यपालिका कहते हैं। अगर कार्यपालिका को कार्यपालिका के भागों को देखा जाए तो 2 तरह के कार्यपालिका होते हैं। एक कार्यपालिका स्थायी होती है, दूसरी कार्यपालिका अस्थायी होती है। अगर भारत में भी देखा जाए कि अस्थायी कार्यपालिका, इसका मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा या लोगों द्वारा चुने नहीं जाते हैं, तात्पर्य है नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, सचिव, ये सब जो हैं अस्थायी कार्यपालिका का भाग हैं। जो लोग एग्जामिनेशन के थ्रू या किसी के थ्रू पहुंचते हैं जहां जनता चुनती नहीं है। और अस्थायी कार्यपालिका मूल रूप से होती है 4 भाग में। जो पहला है अध्यक्षीय प्रणाली, दूसरा संसदीय, तीसरा दोहरी कार्यपालिका, और चौथा है बहुल कार्यपालिका। देखिए, अध्यक्षीय कार्यपालिका का तात्पर्य उससे है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। इसका मतलब कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का भाग होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड राष्ट्रपति करेगा। तो मूल रूप से अध्यक्षीय प्रणाली जो कार्यपालिका है वो USA में पाई जाती है।
क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का विधिवत रूप से प्रधान होता है। ठीक है, तो अध्यक्षीय प्रणाली यूएसए में पाई जाती है, जहां कार्यपालिका के सदस्य विधायक सदस्य होना या नहीं होना अनिवार्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भारत में क्या है कि अगर कोई मंत्री बनते हैं तो कोई लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जैसे कि रक्षा मंत्री बने तो कोई कर्नल बन गए या कोई सेना के रिटायर्ड जो प्रतिनिधि हैं वो बन गए। तो इस अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होते हैं। संसदीय प्रणाली जो मूल रूप से यूके और भारत में पाए जाते हैं, इसका तात्पर्य है कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। संसदीय प्रणाली में विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। अगर चुने नहीं गए हैं तो 6 महीना के भीतर उनको चुनना या कहीं से प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। तो संसदीय प्रणाली यूके और भारत में पाई जाती है, जहां 2 मूल रूप से सदन हैं। एक है लोकसभा, जहां जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है, एक राज्यसभा जहां राज्य प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में पाई जाती है। इस दोहरी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास बराबर शक्ति होती है। जैसे कि भारत में क्या है कि चूंकि कार्यपालिका के प्रधान तो राष्ट्रपति को बनाया गया है, लेकिन वास्तविक प्रधान क्या है, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के पास रहती है। लेकिन फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका में कार्यपालिका के जो भी अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दोनों के पास बराबर शक्ति प्राप्त होगी। तो एक ही मात्र जगह पाई जाती है फ्रांस। से क्वेश्चन हो सकते हैं कि वैसा जगह जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास बराबर शक्ति, वो क्या है, फ्रांस है। बहुल कार्यपालिका मूल रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भाग है, जहां जनता भागीदारी लेती है, यानी कार्यपालिका के सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे स्विट्जरलैंड में 7 लोग होते हैं कार्यपालिका सदस्य, और 7 में बराबर शक्ति होती है और जनता इसको जब चाहे तब बदल सकती है। तो बहुल कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि यहां प्रतिनिधि को बुलाया जा सकता है, यानी कि उसे बदला जा सकता है, कभी भी बदला जा सकता है। और बदलाव कौन करेगी, जनता के द्वारा बदलाव होगी। तो कार्यपालिका का हम देखते हैं कि 2 भाग होते हैं। एक अस्थाई है, जो अस्थाई नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भारत में आईएएस सचिव या जो भी है। अस्थायी कार्यपालिका के यानी कि जहां जनता चुनकर भेजती है, जो 5 साल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं सामान्यतः। वैसे 2 साल 3 साल कभी भी हो सकते हैं, लेकिन 5 साल सामान्यतः रूप से जनता द्वारा चुनी जाते हैं और वो बदल जाते हैं। उस अस्थायी प्रणाली के 4 भाग हैं। अध्यक्षीय प्रणाली जो यूएसए में पाई जाती है, जहां विधायक के सदस्य क्या होते हैं कि कार्यपालिका सदस्य होना अनिवार्यता नहीं है। ठीक है। दूसरा है संसदीय, यहां अनिवार्यता है कि विधायक सदस्य ही कार्यपालिका सदस्य होंगे। इससे कार्यपालिका पूरी तरह से विधायक पर ही डिपेंड रहती है। दोहरी, जहां कार्यपालिका और विधायिका के पास बराबर शक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास बराबर शक्ति होती है। बहुल, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भाग है, जहां जनता डायरेक्ट रूप से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो हम देखते हैं शासन व्यवस्था का तीसरा जो भाग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून को बताते कि वो संविधान योग्य है या नहीं है, यानी कानून को एक मूल रूप से वो चेक रहती है कि वो जनता के लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो जहां देखते हैं विधायिका कानून बना रही है और कानून के अनुसार शासन कार्यपालिका कर रही है, वही न्यायपालिका ये देख रही है कि कानून संविधान योग्य है या नहीं। तो न्यायपालिका का कार्य कानून जो भी कानून बने हैं उसे संविधान योग्य होना या नहीं होना का चर्चा करना। तो वर्तमान में न्यायपालिका के भाग बढ़ गए हैं। जब जनहित याचिका या न्यायिक पुनरावलोकन
न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका धीरे धीरे क्या कर रही है, शासन व्यवस्था में अपना भागीदारी दे रही है। तो हम देख रहे थे कि अभी कि शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं और 3 अंग हैं और ये 3 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किसी देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और तीनों एक दूसरे से डिपेंड है, क्योंकि विधायिका के सदस्य क्या होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य हैं भारत में, लेकिन कार्यपालिका के सदस्य का विश्वास या अविश्वास होना विधायिका पर डिपेंड करता है। विधायिका द्वारा न्यायपालिका के जितने सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। वहीं कार्यपालिका के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति न्यायपालिका के सदस्यों को चुनते हैं। न्यायपालिका महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कार्यपालिका के अध्यक्ष का देखते संविधान सम्मत कार्य हो रहा नहीं हो रहा है। वैसे न्यायपालिका ये भी चेक करते हैं कि विधायिका में जो कानून बनी है वो सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था के जो भी अंग हैं वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है कि उसके शासन के तीनों अंग एक दूसरे से जुड़ाव अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छा शासन व्यवस्था होगा, नागरिकों के लिए अच्छी होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हो पाएगी। और अगर तीनों में बिखराव होगा तो अराजकता वगैरह आ सकती है, जैसे पाकिस्तान में जहाँ न्यायपालिका और विधायिका में बिखराव है। अभी हाल ही में वाशिंगटन में जो घटना घट रही है तो वो भी कहीं कहीं क्या है, न्यायपालिका की अकर्मण्यता को दिखा रहा है कि न्यायपालिका सही से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था के तीनों एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है कि लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों पार्ट थे, मूल रूप से इंट्रोडक्शन सेक्शन में थे कि राज्य क्या है, शासन व्यवस्था क्या है और शासन व्यवस्था के अंग कौन से हैं। और ये जब भी हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ाव को दिखाते हुए बढ़ सकते हैं। तो आज के जो क्लास में मूल रूप से इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि पहला क्वेश्चन तो हम कोशिश करें कि एक संविधान प्रक्रिया को समझना जरूरी है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो उसको देखा जाएगा। दूसरा क्या है कि संविधान में क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या आर्टिकल है, उसको देखा जाएगा। तीसरा देखा जाएगा कि आखिर संवैधानिक संस्था और जो गैर संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण कैसे हो रहा है, और जो करंट अफेयर्स जुड़ा क्वेश्चन है कि उसके अध्यक्ष कौन है, ये होगा। और तीसरा क्या है कि जो भी आर्टिकल में चेंज हो रहे हैं, अभी जो आर्टिकल में चेंज हो रहे हैं या कोई नया संवैधानिक विकास हो रहा है या कोई संवैधानिक संशोधन हो रहा है, जो करंट अफेयर सेक्शन हो जाएंगे, ये होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण का इतिहास देखेंगे, जो मूल रूप से क्या होगा कि 1773 से लेकर 1947 की प्रक्रिया को समझेंगे कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू। कल इसी समय मिलेंगे।